Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Yesterday we have studied about first domain of the earth lithosphere. Today we will start with next domain of the earth hydrosphere. Hydrosphere combined mass of water जिसके अंदर वाटर बॉडीज़ इंक्लूड होती है जिसमें ओशन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर जो एयर में मिलते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। अबाउट 71% अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। अप्रोक्सीमेटली 90% जो टोटल वाटर है वो ओशंस में मिलता है। बट जो ओशन वाटर है वो बहुत साल्टी होता है जो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है। लार्ज प्रोपोर्शन जो है रेस्ट वाटर का वो आइस शीट और ग्लेशियर्स में मिलता है और या फिर अंडरग्राउंड मिलता है। एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर के तौर पर अवेलेबल है जिसे ह्यूमन यूज़ करता है। तो ब्लू प्लैनेट होते हुए भी अर्थ प्लैनेट के ऊपर वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज द ओशंस। 5 मेजर ओशंस है वर्ल्ड में जिनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका साइज जो है उसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट पैसिफिक ओशन, ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट अटलांटिक ओशन, थर्ड द इंडियन ओशन, फोर्थ द आर्कटिक ओशन एंड फिफ्थ द अंटार्कटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है ये वर्ल्ड का। इसका एरिया जो है वो कॉन्टिनेंट्स के टोटल एरिया से भी ज़्यादा है। इसे डीपेस्ट ओशन भी कहा जाता है। मैरियाना ट्रेंच जो कि अर्थ का सबसे डीपेस्ट प्लेस है वो पैसिफिक ओशन में ही फिलीपींस के नज़दीक लोकेटेड है जिसकी डेप्थ नियर अबाउट 11,022 मीटर है। एक्टिव वोल्केनो की रेंज जो है वो भी पैसिफिक ओशन के चारों तरफ पाई जाती है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन जो साउथ में वहाँ तक मर्ज करता है। नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन से मर्ज होता है। इसका नाम पैसिफिक जो है इसे फर्डिनांड मैगेलन ने दिया था 16th सेंचुरी में। जब वो इस समुद्र के थ्रू सेल करके आया था तब उसने देखा कि ये ओशन बहुत ही काम और पीसफुल है, तो इसलिए उसने इसको मार्क पैसिफिको नाम दिया जो कि जिसका पोर्टुगीज पुर्तगाली भाषा में मतलब होता है पीसफुल सी। नेक्स्ट द अटलांटिक ओशन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। इसकी शेप इंग्लिश के एस लेटर के जैसी होती है। यूरोप और अफ्रीका जो है वो इसके ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो उसके वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। यहाँ पर माउंटेन रेंजेस का एक सबमर्ज है अटलांटिक ओशन के मिडल में जिसे मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है। अटलांटिक ओशन जो है इसकी कोस्ट लाइन जो है वो पैसिफिक ओशन के टोटल कोस्ट लाइन से भी ज़्यादा है और इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन से भी ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे पोर्ट और हार्बर है इसकी कोस्ट के ऊपर। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की टर्म से इसे सबसे बिजिएस्ट ओशन पूरे वर्ल्ड का माना जाता है। नेक्स्ट इज़ द इंडियन ओशन। ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है। इसकी शेप नियरली ट्रायंगुलर है। इंडिया जो है इसके हेड में लोकेटेड है जिसकी वजह से इसे इंडियन ओशन नाम मिला। एशिया जो है इसके नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है और अफ्रीका इसके वेस्ट में है। इंडियन ओशन जो है वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन जो साउथ में उसमें मर्ज होता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है जो कि नॉर्थन पार्ट में इंडियन ओशन के लोकेटेड है वो इसके मेजर पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज़ द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल में के अराउंड लोकेटेड है और आर्कटिक ओशन जो है सर्कल जो है साउथ में वहाँ तक पाया एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है। मोस्ट पार्ट जो है इस ओशन के वो थिक आइस शीट से कवर्ड रहते हैं ऑलमोस्ट फुल ईयर। थिक ड्रिफ्टिंग आइस वर्क्स जो है वो इसका कॉमन फीचर है, मतलब कि बर्फ़ जो है वो जमकर एक रूप ले लेती है या फिर वो तैरती हुई नज़र आती है। आर्कटिक ओशन जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स को बॉर्डर करता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। अटलांटिक ओशियन जो है ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के बीच में इसको लिंक करते हैं पैसिफिक ओशियन से, जहाँ पर एक बेरिंग स्ट्रेट एंड नैरो लाइन जो है नैरो स्ट्रेट जो है धारा जो है वो इनको आपस में मिलाती है। नेक्स्ट इज़ एंटार्क्टिक ओशन। ये ओशन जो है वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है, उसके पास है। इसे साउथर्न ओशन के नाम से भी जाना जाता है। ये अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन को मर्ज करता है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस। वाटर जो है ओशंस का वो एवापोरेट होकर क्लाउड का रूप लेता है जिसकी वजह से रेन फॉर्म होती है।
हमें कॉमन साल्ट जो है वो ओशन से मिलता है, जिसको हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम जो है वो भी हमें ओशन से मिलते हैं। ओशन हमें फ़िश और दूसरी मैरिन लाइफ प्रोवाइड करता है। शिप्स और बोट्स जो है, जो कि कॉन्टिनेंट्स तक जाना होता है, तो ओशन के थ्रू ही पैसेंजर्स को और गुड्स को लेकर जाती है, तो वो हमें फ्री और परमानेंट हाईवे प्रोवाइड करती है। ओशन जो है वो कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट को मॉडरेट रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी बहुत ही इनॉर्मस मात्रा में जो है जनरेट की जाती है टाइडल वेव से ओशंस के थ्रू। नेक्स्ट डोमेन ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर। एयर जो कि अर्थ को एनवलप करती है, घेरे हुई होती है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एग्जैक्ट थिकनेस एटमॉस्फेयर की कितनी है ये अभी भी कोई नहीं जानता। कुछ साइंटिस्ट का बिलीव है कि एटमॉस्फेयर जो है वो नियर अबाउट 1600 किलोमीटर जो है सी लेवल से ऊपर लोकेटेड है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, उनके कंपोजिशन, टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये जो थिकनेस है वो अलग अलग लेयर की अलग अलग होती है। अर्थ के सरफेस से शुरू होती है ये लेयर्स, जिसमें फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ है एक्सोस्फेयर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। लोवेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की है, उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ये अर्थ सरफेस के नज़दीक होती है और लिविंग बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो नियर अबाउट 18 किलोमीटर हाई है इक्वेटर से और 8 किलोमीटर है पोल से। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इस लेयर में मिलते हैं। 90% ऑफ टोटल एयर जो है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट रहती है। एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को ग्रेविटी फोर्स से पकड़ कर रखता है। एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। हम ऑक्सीजन में ब्रीथ लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ भी बाकी दूसरे प्लेनेट की तरह ही लाइफलेस हो जाएगी, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर, उसके अंदर जो अलग अलग गैसेज जो है वो कलरलेस है, ओडोरलेस है और टेस्टलेस है। इसके अंदर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी मिलता है। बहुत सारी गैसेज है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर पार्ट जो एटमॉस्फेयर का है वो नाइट्रोजन से मिलकर बना है, नियर अबाउट 78%। नाइट्रोजन जो है वो लिविंग बींग्स की ग्रोथ में हेल्प करता है और ऑक्सीजन जो है वो 21% एटमॉस्फेयर में मिलता है। ये लोअर लेयर में मिलता है एटमॉस्फेयर में। जितने भी लिविंग बीइंग अर्थ पर हैं उन सभी को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे प्लेनेट को वार्म रखता है, क्योंकि वो अर्थ से हीट रेडिएंट को एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं। इसी रीजन से माउंटेनियर्स जो है, जो पर्वत की चढ़ाई करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखते हैं जब उन्हें हाई पीक पर चढ़ना होता है। नेक्स्ट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो है उसका दूसरे मैटर की तरह वेट होता है, जिससे कि प्रेशर जो है वो अर्थ के सरफेस पे आता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। कुछ एरियाज़ में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो कुछ दूसरे एरियाज़ में लो प्रेशर होता है। एयर जो हाई प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर जाती है, हमेशा एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करती है और इसी मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन की तरफ से आती हैं। सेकंड, ये एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट करता है और वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही होते हैं। थर्ड, साउंड वेव जो है वो ट्रांसमिट होकर एयर के थ्रू आती है एटमॉस्फेयर से ही, जिसकी वजह से हम टीवी, रेडियो या मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो बायोस्टर्म से बना है, जिसका मीनिंग होता है लाइफ। तो बायोस्फीयर जो है एक लाइफ गिविंग रेलम है अर्थ के ऊपर, जो कि जीवन प्रदान करता है। बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है अर्थ के ऊपर, जिसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है, जिसमें हम रहते हैं और जहाँ हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर जो है
वो डोमेन है हमारी अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर अर्थ के साइज से कंपेयर करें तो बायोस्फीयर बहुत ही छोटा है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोस्फीयर का पार्ट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ह्यूमन जो है या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं और एक दूसरे को लिंक करके ही वो बायोस्फीयर पे अपनी लाइफ को पॉसिबल बना पाते हैं, जिससे कि वो बायोस्फीयर में सर्वाइवल कर पाते हैं। अर्थ के जो तीनों डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग जो था वो टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट था अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। जैसा कि आपने हिस्ट्री के लेसन्स में पढ़ा कि जितने भी पहले लोग थे वो आदिवासी होते थे, एनवायरनमेंट में उनका रहना होता था, जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधे खाते थे, पशुओं को मार के खाते थे, तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की नीड बढ़ रही है, और नीड बढ़ने के साथ साथ नई टेक्निक्स जो है जिससे कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और दूसरी डिमांड को पूरा किया जा सके वो भी बढ़ रही है। इसका रिजल्ट क्या निकला कि अर्थ के अलग अलग डोमेन्स के बीच में इम्बैलेंस पैदा हो गया, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर जो लाइफ का सर्वाइवल पार्ट है वो अब खतरे में आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ की लाइफ लॉन्ग हो, हमारी अर्थ लॉन्ग लाइफ रहे, तो हमें ज़रूरत है कि जितने भी रिसोर्सेज अर्थ पर ह्यूमन बीइंग के लिए अवेलेबल है वो उनको यूज़ तो करे, लेकिन लिमिटेड तरीके से यूज़ करे, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। अदरवाइज़ फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन्स है वो इन रिसोर्सेज को यूज़ करना तो दूर की बात है, वो इन रिसोर्सेज को देख भी नहीं पाएंगी।